नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अर्थशास्त्र, अध्याय 4 वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय का एक भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वैश्वीकरण का अर्थ हमने क्या समझा था? वैश्वीकरण का अर्थ है जब एक देश विश्व की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, मतलब बाकी देशों के लिए व्यापार करने के लिए, उत्पादन करने के लिए या सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए अपने द्वार खोल देता है, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। एक व्यक्ति की मांग कभी खत्म नहीं होती और मांग बदलती भी रहती है। तो इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए हम एक देश होने के नाते किसी दूसरे देश से अपनी मांग पूरी कराते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हम सभी को और सभी देशों को अलग अलग चीज़ों से नवाजा है। जैसे हमने पहले ही इस बात की चर्चा की है कि एक विकसित देश किसी दूसरे विकासशील देश में जाता है और वहाँ पे अपने कारखाने या कार्यालय बनाता है। यह सब चर्चा हमने अपने पिछले भाग में की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में हमने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। हमने पिछले भाग में यह पढ़ा कि एक कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, किसी दूसरे देश की तरफ क्यों आकर्षित होती है, जिसके कई कारण हैं। श्रम मतलब मजदूरी। किसी देश में मजदूरी ज़्यादा है, किसी में कम। किसी देश में किसी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां किसी के लिए प्रतिकूल, किसी के लिए अनुकूल। और कहीं पे कच्चे माल की, बिजली की, पानी की उपलब्धता, यह इस चीज़ को दर्शाती है कि आप उस देश में अपना कारखाना या कार्यालय खोलना चाहते हैं या नहीं। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? मतलब आप यह देखना चाहते हैं कि विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है। आप अपनी कीमत को कम करना चाहते हैं, आप अपना लाभ बढ़वाना चाहते हैं। यही बुनियादी सभी चीज़ों के लिए बनाई जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। मतलब वैश्वीकरण घरेलू बाजारों से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है। यदि आपका उत्पादन इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने देश के बाजार में सामान बेचने के बाद भी कुछ और उत्पादन कर सकते हैं, तो आप उसको कहाँ बेचेंगे? तो बहुत सीधी सी बात है कि आप उस उत्पादन को किसी और देश में बेचेंगे, जिसके लिए वैश्वीकरण ज़रूरी है। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। यदि आपके कारखाने की क्षमता 10 लाख चीज़ें या 10 लाख यूनिट बनाने की है और आपके देश में खपत सिर्फ 6 लाख की है, तो क्या आप अपने कारखाने को 6 लाख यूनिट तक ही सीमित रखेंगे, जबकि उसकी क्षमता 10 लाख यूनिट की है? तो यह 4 लाख यूनिट आप निर्यात करते हैं। तो इस तरह सभी देशों को अपनी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आती है और इसलिए वैश्वीकरण को सभी देशों ने खुले दिल से अपनाया। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष
उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। मतलब वे वस्तुएं जो आप दूसरे देशों की अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक और चीज नई खुलती है। और वह नई चीज क्या है कि उन्हीं वस्तुओं को आप अपने देश में उत्पादन कर सकते हैं। यह हम पिछले भाग में सीख चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन जगहों पे कारखाने खोलती है जहां उन्हें श्रम, कर या बाकी के कारक बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप कोई कैमरा खरीदना चाहते हैं और आप बाजार में जब कैमरा खरीदने पहुंचते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरे को खरीदने का विकल्प है और कोई भी कैमरा पूरे बाजार में उपलब्ध नहीं है उसके सिवा। तो आप क्या करेंगे? आप 100% उस कैमरे को खरीद ही लेंगे, क्योंकि वही कैमरा अच्छा है या वही कैमरा बुरा, आपको वह कैमरा खरीदना ही होगा। महंगा या सस्ता, आपको वह कैमरा खरीदना ही होगा। परंतु आज के युग में जब आप बाजार जाते हैं और आप कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अनेक विकल्प हैं। सस्ता, महंगा, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, या किसी भी अलग तरीके से आप कैमरे को नाप सकते हैं अपनी जेब के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और उसी तरह का कैमरा आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार में आज के दिन बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। ये विकल्प किस वजह से मौजूद हो सके? क्योंकि बहुत सारी विदेशी कंपनियां या तो भारत में ही कैमरे बना रही हैं या भारत बाहर के कैमरों को आने के लिए इजाज़त देता है। इसी का नाम वैश्वीकरण है। तो ये जितने भी उदाहरण हम देख रहे हैं या अपनी पुस्तक में लिखी गई लाइनें पढ़ रहे हैं, इनसे हम यह जानकारी ले पा रहे हैं कि वैश्वीकरण ने क्या क्या फायदे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण वही कैमरा या एक वस्तु दो अलग अलग बाजारों में पहुंचती है, क्योंकि दो विक्रेता किसी एक ही चीज को अलग अलग मूल्य पे नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन की वजह से ग्राहक को फायदा पहुंचता है और विकल्प बहुत सारे मौजूद हो जाते हैं। तो यह भी वैश्वीकरण का एक फायदा है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। यह भी एक फायदा है। हजारों मील दूर बनी हुई वस्तु आप तक पहुंच जाती है। आपकी वह सभी मांगें जो पहले कभी पूरी नहीं हो पा रही थी, अब पूरी हो सकती हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने मोबाइल फोन है, कैमरा है, टेलीविज़न है और भी बहुत कुछ। अब देखते हैं वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। जिन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी कीमत में गिरावट नजर आएगी, वह जरूर उन सभी देशों में निवेश करेंगे, क्योंकि यदि कीमत में गिरावट आई, सामान को बनाने की कीमत में अगर गिरावट महसूस की जाएगी तो उन देशों में निवेश जरूर होगा। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है।
विदेश व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा घेरा हुआ है। मतलब कुछ कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अधिकतम विदेशी व्यापार के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि यह कंपनियां विकसित देशों से हैं जिनके पास पैसों की भरमार है और उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा है, उनकी उत्पादन की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वह पूरे विश्व को अपना सामान बेच सकते हैं। और इसके अनेक फ़ायदे हैं, क्योंकि जब किसी एक वस्तु का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो उसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाती है, और कम कीमत में अच्छा सामान पूरे विश्व को अगर मिल जाता है तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का भी लाभ है और जो उसका उपयोग कर रहे हैं उनका भी लाभ है। अब आगे बढ़ते हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। आप यह परिभाषा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण की परिभाषा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यह भी वैश्वीकरण का एक फायदा है। एक देश दूसरे देश से नई नई तकनीक सीख रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं, क्योंकि हर देश किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होशियार है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। मतलब जब व्यापार के लिए एक देश ने दूसरे देश का स्वागत किया है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि लोग भी एक दूसरे के देश में आवागमन करेंगे। पराये लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। लोग शिक्षा के लिए या और अच्छे वेतन के लिए एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, क्योंकि सभी देश आपस में एक दूसरे से व्यापारिक नाते से तो जुड़ ही चुके हैं और अब इसी के लायक पढ़ाई भी हर देश में कराई जा रही है। तो हर देश किसी दूसरे देश के मानव संसाधन को अपने पास बुलाने के लिए तैयार है। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। मतलब इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी हैं जिसके कारण लोग एक देश से दूसरे देश में आवागमन नहीं कर पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। इन कारकों के बारे में हम पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक इसके बारे में कैसे जानकारी देती है। प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ाया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रेन या हवाई यात्रा या रोड यात्रा, प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। इतनी ज़्यादा सुविधाएं होने के कारण ही, इतनी अच्छी तकनीक उपलब्ध होने के कारण ही ये बड़ी बड़ी दूरियां छोटी होकर के रह गई हैं, जिसके कारण वैश्वीकरण को बहुत आसानी प्राप्त हुई। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर समुद्र के रास्ते से सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के बाद जो दूसरी चीज़ है वह है तकनीक, प्रौद्योगिकी। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।
मतलब यदि हम लगातार संचार यंत्र के द्वारा या किसी और तकनीक के द्वारा देश विदेश के संपर्क में बने रहें तो ही व्यापार बिना किसी गलती के हो पाता है। और यह सुविधा हमें इस तकनीक से मिली है जिसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। आप सोच के देखिए कि यदि इंटरनेट ना हो तो क्या आप देश विदेश से संपर्क बना पाएंगे? तो जवाब है ना। तो इन दो कारकों से हमने यह सीखा कि वैश्वीकरण इनके बिना अधूरा है या संभव ही नहीं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक मतलब ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर से बात कर सकते हैं। लेकिन आप इस दिए हुए चित्र में देखिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर बॉक्स के सामने एक व्यक्ति परेशान है जो कहता है कि बिजली कहाँ है। मतलब वैश्वीकरण के पूरे प्रयोग में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे बिजली। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से यह सोच सकते हैं, बिजली है, विद्युत है तो ही इंटरनेट है और इसी के कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया है। तो आपकी पुस्तक में दी गई चीज़ें आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों बता रही है। आपसे पूछे गए प्रश्नों में आपने अपनी भाषा को इसी तरह बदलना है, जैसी प्रश्न की मांग वैसा आपका जवाब। जैसे कि हमने अभी अभी चर्चा की कि कुछ चीज़ें वैश्वीकरण को रोकती हैं या उसमें अवरोधक हैं, जैसे आयात पर कर। यदि हम बाहर से कुछ चीज़ें मंगाएं तो इसका एक नुकसान भी है। आप स्वदेशी चीज़ें छोड़कर विदेशी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके देश के विकास में एक बाधा हो सकती है। तो सरकार ऐसे आयातों पर एक कर लगा देती है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। हम अपने देश की बात करते हैं तो हमने स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने कहा कि हमने आयात पर कर लगाया। परंतु कुछ देश ऐसे हैं जो वैश्वीकरण के खिलाफत में हैं, तो वो अपने आयात पर कर ज़्यादा लेते हैं और व्यापार पर अवरोधक साबित होते हैं। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। जैसे सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर लगा सकती है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों को ही बंद किया हुआ था। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। ब्रिटिश राज्य के खत्म होने के बाद 1991 तक विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश भारत में बंद थे। 1991 में भारत ने इन चीज़ों से राहत पाई और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को खोला गया। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा,
क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। भारत के इस कदम का पूरे विश्व ने स्वागत किया और अब जब 1991 के बाद भारत लगभग पूरे विश्व से व्यापारिक निवेश ले रहा था और व्यापार कर रहा था, तो एक संगठन की स्थापना करी गई। क्योंकि जब इतने सारे देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनके कुछ रूल होने बहुत ज़रूरी हैं, कुछ नियम होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इन अधिकतम देशों ने एक संगठन को तैयार किया, विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा है कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम अंग्रेजी में WTO, एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ नियम होने चाहिए, तो WTO ने, विश्व व्यापार संगठन ने कुछ नियम बनाए और यह संगठन इस बात को पूरी तरीके से देखता है, देखभाल करता है कि इन सभी नियमों का पालन सभी देशों द्वारा हो रहा है या नहीं। वर्तमान में विश्व के 149 देश विश्व व्यापार संगठन 2006 के सदस्य हैं। मतलब सन 2006 तक इस विश्व व्यापार संगठन में 149 देश शामिल थे, जो इस संगठन द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी नियमों का पालन करते हैं और व्यापार में जितने भी अवरोधक हैं उन्हें हटाते हैं। इस संगठन का सिर्फ एक ही मकसद है, जो है अवरोधक मुक्त व्यापार, ताकि सभी देश एक दूसरे देशों में बनने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का पूर्णतः लाभ उठा सके। अब यह अध्याय समाप्त होता है और आपके अध्याय में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे यह 13 प्रश्न आपके अध्याय में है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इन सभी प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। धन्यवाद।